नमस्कार मित्रों, इस समय हम उपस्थित हैं दून परेड ग्राउंड में और दून एवं लाइब्रेरी, दून एवं शोध केंद्र में जो समसामयिक विषयों पर परिचर्चा करता रहता है। अभी जो यहाँ का मौसम है, बाहर रिमझिम बारिश है और अंदर हीटर की गर्माहट है और इस समय उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की गर्माहट भी है। इसी के बीच में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कुछ छात्र हमारे बीच में हैं। उनसे उत्तराखंड की विधानसभा सन 2022 से संबंधित कुछ ज्वलंत मुद्दों पर मैं प्रश्न करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारे मित्र हैं, मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड के सन 2022 के चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और आने वाले दिनों में ही ये 14 फरवरी को इलेक्शन भी है। तो मैं समसामयिक मुद्दे यही है कि उत्तराखंड में जिस तरह से पलायन और बेरोजगारी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये सब है और इन पर जो भी गवर्नमेंट सत्ता में आती है उनको इस पर खरा उतरना चाहिए और जन सामयिक मुद्दे पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इसी के साथ बैठूंगा। हमारे बीच में अक्षय शर्मा हैं, जो लगातार जन मुद्दों और छात्र आंदोलन में काफी सक्रिय रहे हैं। और अक्षय शर्मा से हम पूछना चाहते हैं कि जो सन 2022 में जो नई सरकार चुनी जाएगी या जो हमारे विभिन्न विधानसभाओं से जो प्रत्याशी हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं राजनीति से थोड़ा दूरी रखता हूँ, क्योंकि दूरी बना के चलना सही है। क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टी आई है, इन्होंने सिर्फ अपने घरों को पैसों से भरा है, बाकी गरीब जनता को कभी भी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं हो पाई है, जो एक बहुत ही दुर्भाग्य रहा है सभी जनता का। कोई भी पार्टी जब सरकार में आती है, वो सबसे पहले अपने घने जिनके साथ संबंध होते हैं उनको रोजगार देते हैं और बाकियों को देखते नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी इतनी है कि लड़कियां शादी तक करने को लड़कों से तैयार नहीं है ना, और लड़कियों की उम्र भी बढ़ते जा रही है। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या, संकट का विषय है। अक्षय गौड़ ने उत्तराखंड में बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर हमें जरूर अवगत कराया है। इसी बीच में हमारे बीच में एक युवा है, जो इतिहास की स्टूडेंट भी हैं और जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उनकी पुस्तकों का उन्होंने काफी अध्ययन भी किया है। तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि उत्तराखंड में दरअसल वामपंथी पार्टियों का थोड़ा सा जो वोट प्रतिशत है वो बहुत कम भी है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वामपंथी पार्टियां उत्तराखंड में चुनाव लड़ती है तो उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का रहेगा? सर नमस्कार, मैं रॉबिन विजलवान। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस दोनों ने 10-10 साल रहा वो सत्ता में रही। तो अगर उन्हें चेंज करना था तो शायद किसी भी सरकार को 10 साल बहुत होते। अगर सिस्टम को बदलना है, चेंज करना है, तो शायद 10 साल बहुत होते। लेकिन दोनों सरकारें को सत्ता चेंज नहीं, मतलब उन्हें सिस्टम को बदलना नहीं, उन्हें सिर्फ राज करना है, वो कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको उत्तराखंड में वास्तविक राजनीति करनी है तो यहाँ के जो मूलभूत सुविधा है उस पर करनी है, जल जंगल जमीन, और या फिर यहाँ के जो पर्यटक जैसे स्थल है उसको बढ़ावा देना। और रोजगार तो यहाँ पे शायद अगर सही मायने में रोजगार दिलाया जाए तो बहुत है, पर यहाँ पे सरकार को सिर्फ कुछ नहीं करना, सरकार को एक अपना मतलब अपने लिए करना है और लोगों के लिए कुछ नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस, शायद हमें कुछ और सोचना पड़ेगा इन दोनों से ऊपर उठ के। तो आप कुछ नया ट्राई करो, मतलब नई सरकार बनाओ या कई नए लोग जो कुछ अलग विचारधारा रखते हो, मतलब अलग विचारधारा से मतलब है बीजेपी कांग्रेस से हटके सोचते हो, वो युवा हो शायद, तो शायद कुछ भला हो सके। क्योंकि इन लोगों को तो शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है कांग्रेस बीजेपी दोनों मतलब परिवारवाद पे है पूरा। जिसने कांग्रेस मतलब एक परिवार बीजेपी का होगा, एक कांग्रेस का, उनको टिकट मिलेगा, वो राज करते। शायद कुछ नए लोग जिन्हें कुछ नया करना है उन्हें मौका देना चाहिए, और जो युवाओं के लिए कुछ करे और उत्तराखंड के जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए कुछ सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में चक्राता विधानसभा जो उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और उत्तराखंड में जैसे कि आप लोगों को विदित है कि भारत सरकार ने 1968 में उत्तराखंड की 5 जनजातियों को जनजाति घोषित किया था। तो चक्राता विधानसभा अनुसूचित जनजाति जो विधानसभा है, तो वहाँ की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को किस प्रकार निजात पाना है, उससे संबंधित जो मेरे मित्र हैं वो बताएंगे कि किस प्रकार की समस्याएं आज भी चक्राता विधानसभा के अंदर है। सबसे पहले नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसे कि अभी हमारे भैया ने बोला और मेरे भाई ने बोला
मैं इन दोनों की बातों से सहमत हूँ। जनजाति के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जनजाति के बारे में आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो चीज़ पहले सरकार ने जनजाति के क्षेत्र में दी वो आज उन लोगों को नहीं मिल पा रही जिन्हें रियल में मिलनी चाहिए। आज की डेट में जिसके कोई पिताजी सरकारी चीज़ में है उन्हें भी वो चीज़ मिल रही है और जिनके ना उन्हें वो चीज़ तब भी नहीं मिल रही है। और रही बात संसाधनों की, तो हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है, मैं यही कहना चाहूँगा इस सरकारों से सबसे पहले वो उनके ऊपर काम करें। जैसे बिजली है, पानी है, हमारा जंगल है, इन चीज़ों को अगर हम रियल में स्रोतों के रूप में लाएंगे, संसाधनों के ऊपर में लाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी का साधन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। यहाँ पे खुद की बिजली उत्पादन होते हुए भी, खुद का पानी होते हुए भी यहाँ के लोगों को फ्री में नहीं मिल पाता, उसके लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते। तो मैं पहले यही कहना चाहूँगा नई कंपनियां लाने से अच्छा सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ रियल में उनकी खुद की है पहले उनको वो चीज़ उन पर दो। बाकी अभी पहली बार बोल रहा हूँ कैमरे पे ज़्यादा नहीं बोलते हुए, भैया इन चीज़ों को आगे बोले। हमारे सभी मित्रों ने बारी बारी से अपनी राय रखी है। मैं भूपेंद्र भंडारी अपने यूट्यूब चैनल के साथ, आशुतोष मेरे कैमरेमैन आशुतोश के साथ दून लाइब्रेरी शोध केंद्र से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।